योम तोव। मैं जॉर्ज सिमेल हूँ। सोशियो एक्सप्लोरेशन में आपका स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको अपनी जीवन यात्रा के बारे में बताऊंगा और समाज शास्त्र के क्षेत्र में मेरे प्रमुख योगदानों को उजागर करूंगा। दैनिक जीवन की बातचीत के पैटर्न को समझने से लेकर आधुनिक जीवन की सांस्कृतिक संरचनाओं और विरोधाभासों तक। मैं 1 मार्च 1858 को प्रशिया के साम्राज्य की राजधानी बर्लिन में जन्मा था। आज मुझे शास्त्रीय समाजशास्त्र के एक मौलिक व्यक्ति और माइक्रोसोशियोलॉजी सामाजिक सिद्धांत के अग्रदूत के रूप में याद किया जाता है। मेरे कार्यों ने शहरी समाजशास्त्र, प्रतीकात्मक अंतःक्रिया, सिंबॉलिक इंटरैक्शनिज्म और संस्कृति के दर्शन में भविष्य के शोधों की नींव रखी। मैं एक यहूदी परिवार से आया था जिसने बाद में ईसाई धर्म अपना लिया था। जब मैं छोटा था तभी मेरे पिता का निधन हो गया। मुझे मेरे उत्तराधिकार के तहत नियुक्त एक संरक्षक द्वारा पाला गया। एक साधारण पृष्ठभूमि से होने के बावजूद मैंने बर्लिन विश्वविद्यालय से उच्च शिक्षा प्राप्त की, जहां मैंने इतिहास, दर्शन और मनोविज्ञान का अध्ययन किया। 1851 में मैंने दर्शन शास्त्र में डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की, जिसमें मेरा ध्यान कांट की ज्ञान मीमांसा, कांटियन एपिस्टेमोलॉजी पर था। इसके बाद मैंने विश्वविद्यालय में व्याख्यान देना शुरू किया। हालांकि मैं बौद्धिक हलकों में गहराई से शामिल था, मेरी अकादमिक प्रगति को पूर्वाग्रह और संस्थागत राजनीति ने बाधित किया। कई वर्षों तक मैंने बर्लिन विश्वविद्यालय में एक असंबद्ध व्याख्याता, प्राइवेट डोजेंट के रूप में पढ़ाया। छात्रों और सहकर्मियों द्वारा अत्यधिक सम्मानित किया गया, लेकिन जीवन भर मुझे पूर्ण प्रोफेसरशिप से वंचित रखा गया। फिर भी मैंने निरंतर लेखन किया और पूरे जोश से व्याख्यान दिए। मेरा काम कभी एक क्षेत्र तक सीमित नहीं रहा। मैंने धन, फैशन, संघर्ष, गोपनीयता, समूह गतिकी और आधुनिक समाज में व्यक्तित्व की प्रकृति पर अध्ययन किया। मैं मानता था कि सामाजिक अंतःक्रियाओं के रूप, जैसे कि लेन देन, प्रतिस्पर्धा या अधीनता, जिन संस्थानों में वे घटित होते हैं, उतने ही अध्ययन के योग्य हैं जितने वे संस्थान स्वयं। 1900 में मैंने द फिलॉसफी ऑफ मनी प्रकाशित की, जिसमें मैंने यह विश्लेषण किया कि पैसा कैसे संबंधों, संस्कृति और व्यक्तिगत पहचान को बदल देता है। मैंने दिखाया कि आधुनिक जीवन, जो ऊपर से अधिक स्वतंत्र दिखता है, वास्तव में निस्वार्थ और मात्रात्मक विनिमय द्वारा तेजी से आकार ले रहा है। मुझे शहर और शहरी जीवन के अनुभव में भी गहरी रुचि थी। मेरी प्रसिद्ध निबंध द मेट्रोपोलिस एंड मेंटल लाइफ 1903 में मैंने वर्णन किया कि कैसे व्यक्ति अत्यधिक इंद्रिय उत्तेजना और सामाजिक जटिलता के सामने एक ब्लासे दृष्टिकोण, ब्लासे एटीट्यूड विकसित कर लेते हैं, जो आज हम शहरी परायापन, अर्बन एलियनेशन कहते हैं, उसका प्रारंभिक विश्लेषण था। 1914 में पहले विश्व युद्ध के दौरान मुझे अंततः स्ट्रासबर्ग विश्वविद्यालय में पूर्ण प्रोफेसरशिप की नियुक्ति मिली। यह एक बहुत देर से मिला सम्मान था, लेकिन वहां मेरा समय बहुत कम रहा। मेरी तबीयत बिगड़ने लगी और अपने अंतिम वर्षों में मैंने कुछ सबसे चिंतनशील रचनाएं लिखीं, जिनमें द व्यू ऑफ लाइफ भी शामिल है। यह अस्तित्व, परिवर्तन और जीवन शक्ति पर आधारित एक दार्शनिक खोज है। मैं 28 सितंबर 1918 को स्ट्रासबर्ग में मृत्यु को प्राप्त हुआ, युद्ध समाप्त होने से कुछ सप्ताह पहले। उस समय मेरी उम्र 60 वर्ष थी। हालांकि मेरे जीवन काल में मेरा नाम अक्सर दबा रहा, समय के साथ मेरी प्रभावशीलता और अधिक बढ़ती गई। मेरे विचारों ने आगे चलकर रॉबर्ट पार्क, एयरविंग गॉफमैन और जुर्गन हैबरमास जैसे विचारकों को प्रभावित किया। आज मेरी सोच समाजशास्त्र और दर्शन से लेकर सांस्कृतिक अध्ययन और शहरी सिद्धांत जैसे क्षेत्रों तक गूंजती रहती है। मेरे सिद्धांतों को समझाने से पहले मैं एक बात कहना चाहता हूँ। मैं केवल बड़े बड़े सामाजिक ढांचों या कठोर प्रणालियों में रुचि नहीं रखता था। मुझे सबसे अधिक आकर्षित किया वह थी रोजमर्रा की बातचीत में छिपी बारीकियां। लोग एक दूसरे से कैसे संबंध बनाते हैं, आधुनिक जीवन में व्यक्ति की पहचान कैसे व्यक्त होती है और संस्कृति कैसे हमारे भीतर और बाहर की दुनिया को आकार देती है। मेरा विश्वास था कि समाज को उसके रूपों, फॉर्म्स और उन अर्थों के माध्यम से बेहतर समझा जा सकता है जो वह हमारे सबसे सामान्य क्षणों में भी धारण करता है। अब मैं आपको समाजशास्त्र में अपने प्रमुख विचारों की यात्रा पर ले चलता हूँ। सबसे पहले, सामाजिक रूपों का अध्ययन। अपने कार्य की शुरुआत से ही मैंने यह समझने की कोशिश की
कि सामाजिक जीवन का केवल विषय वस्तु जैसे परिवार, राजनीति, धर्म ही नहीं, बल्कि वे रूप भी महत्वपूर्ण हैं जिनके माध्यम से लोग एक दूसरे से संबंध बनाते हैं। लेन देन, संघर्ष, अधीनता, अनुकरण आदि। मेरा मानना था कि सामाजिक जीवन विशिष्ट संदर्भों से परे जाने वाले, दोहराए जाने वाले संबंधों के रूपों से बना होता है। उदाहरण के लिए, चाहे कोई व्यक्ति पैसे उधार ले, कोई रहस्य साझा करे या किसी समूह में शामिल हो, यह महत्वपूर्ण नहीं कि वह क्या करता है, बल्कि यह कि वह संबंध किस संरचना में है। मैंने इसे औपचारिक विधि, फॉर्मल मेथड कहा, और यह आधुनिक माइक्रोसोशियोलॉजी की नींव बनी। दूसरा, धन का दर्शन, द फिलॉसफी ऑफ मनी। अपनी पुस्तक द फिलॉसफी ऑफ मनी 1900 में मैंने यह विश्लेषण किया कि कैसे पैसा एक सांस्कृतिक आविष्कार के रूप में न केवल अर्थव्यवस्था को बल्कि हमारे संबंधों, मूल्यों और आत्मबोध को भी बदल देता है। पैसा व्यक्ति की स्वतंत्रता को बढ़ाता है क्योंकि यह उसे जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में आसानी से आगे बढ़ने में सक्षम बनाता है, लेकिन साथ ही यह मानवीय संबंधों को अधिक निःस्वार्थ और गणनात्मक बना देता है। जब सब कुछ पैसों के संदर्भ में मापने योग्य बन जाता है तो जीवन अधिक अमूर्त, एब्स्ट्रैक्ट बन जाता है। मूल्य मात्रात्मक हो जाता है और भावनात्मक या नैतिक अर्थ धीरे धीरे मिटने लगते हैं। मैंने तर्क दिया कि इस धन प्रधान दुनिया में आधुनिक व्यक्ति को अधिक स्वायत्तता भी मिलती है और साथ ही अधिक अलगाव, एलियनेशन भी महसूस होता है। तीसरा, महानगर और मानसिक जीवन 1903। इस निबंध में मैंने यह विश्लेषण किया कि आधुनिक शहरी वातावरण मानव मनोविज्ञान को कैसे प्रभावित करता है। मैंने तर्क दिया कि शहर व्यक्ति को तीव्र उत्तेजनाओं और निरंतर परिवर्तनों से भर देते हैं। मानसिक रूप से जीवित रहने के लिए शहरी निवासी एक ब्लासे दृष्टिकोण, ब्लासे एटीट्यूड अपनाते हैं, एक ठंडा, उदासीन और अलगावपूर्ण व्यवहार। यह उदासीनता नहीं है, बल्कि एक रक्षात्मक ढाल है। शहर स्वतंत्रता और व्यक्तित्व को जन्म देता है, लेकिन साथ ही अलगाव और अमानवीयता को भी बढ़ावा देता है। मैं सबसे पहले उन लोगों में से था जिन्होंने आज, जिसे हम शहरी समाजशास्त्र कहते हैं, उस पर गहराई से अध्ययन किया। चौथा, सामाजिक ज्यामिति, द्वय और त्रय, डायड एंड ट्रायड। मुझे सामाजिक अंतःक्रिया की गणितीय संरचना में गहरी रुचि थी, संख्या में नहीं, बल्कि उसकी संरचना में। मैंने दिखाया कि समूह में लोगों की संख्या उसके व्यवहार को मूल रूप से बदल देती है। द्वय, डायड, दो लोगों का समूह, ये अंतरंग होता है लेकिन नाजुक भी। यदि एक व्यक्ति चला जाए तो समूह समाप्त हो जाता है। त्रय, ट्रायड, तीन लोगों का समूह, यह जटिलता लाता है। गठबंधन, बहिष्कार और मध्यस्थता की संभावनाएं बढ़ती हैं। मैं उन पहले समाजशास्त्रियों में से था जिन्होंने यह दिखाया कि समूह के आकार की संरचना कैसे बातचीत, स्थिरता और शक्ति को प्रभावित करती है। इन अंतर्दृष्टियों ने समूह गतिकी, ग्रुप डायनामिक्स और नेटवर्क सिद्धांत, नेटवर्क थ्योरी में भविष्य के अध्ययनों की नींव रखी। पांचवां, सामाजिक रूप में संघर्ष, कॉन्फ्लिक्ट एज अ सोशल फॉर्म। मेरे कई समकालीनों के विपरीत मैंने संघर्ष को केवल विनाशकारी नहीं माना। मैंने तर्क दिया कि संघर्ष सामाजिक जीवन का एक सामान्य और आवश्यक हिस्सा है। यह सीमाओं को स्पष्ट कर सकता है, समूह की पहचान को मजबूत कर सकता है और यहां तक कि सामाजिक परिवर्तन को भी जन्म दे सकता है। संघर्ष विरोधाभासी रूप से एकता भी ला सकता है। ये लोगों को संघर्ष और समाधान के माध्यम से जोड़ता है। इस दृष्टिकोण ने आगे चलकर कार्यात्मक संघर्ष, फंक्शनल कॉन्फ्लिक्ट और द्वंद्वात्मक समाजशास्त्र, डायलेक्टिकल सोशियोलॉजी के सिद्धांतों को प्रभावित किया। छठा, अजनबी और सामाजिक दूरी, द स्ट्रेंजर एंड सोशल डिस्टेंस। अपनी संक्षिप्त निबंध द स्ट्रेंजर में मैंने समाजशास्त्र के सबसे प्रसिद्ध प्रकारों में से एक को प्रस्तुत किया। अजनबी वह नहीं है जो आज आता है और कल चला जाता है, बल्कि वह है जो आज आता है और कल भी रहता है, जो पास भी है और दूर भी। अजनबी समूह का हिस्सा होता है, फिर भी उससे अलग रहता है। यह स्थिति उसे एक अनोखी निष्पक्षता, ऑब्जेक्टिविटी देती है और अक्सर उसे व्यापारी, बाहरी व्यक्ति या आलोचक की भूमिका में रखती है। यह विचार बाद में समाजशास्त्र में हाशियाकरण, प्रवासन, पहचान और बाहरी दृष्टिकोणों पर किए गए अध्ययनों को गहराई से प्रभावित करता है। सातवां, व्यक्तित्व और आधुनिक जीवन, इंडिविजुअलिटी एंड मॉडर्न लाइफ। मैं मानता था कि आधुनिकता व्यक्ति और समाज के बीच एक अनोखा तनाव उत्पन्न करती है। जैसे जैसे जीवन अधिक विशेषज्ञता और खंडित रूप लेता है,
हम पुरानी परंपराओं से मुक्त हो जाते हैं, लेकिन साथ ही अर्थ और एकता की खोज में भी लग जाते हैं। आधुनिक व्यक्ति को अपनी पहचान केवल सामाजिक भूमिकाओं के माध्यम से नहीं, बल्कि व्यक्तिगत अभिव्यक्ति, शैली और आंतरिक रचनात्मकता के द्वारा बनानी होती है। इस संदर्भ में फैशन, कला, छेड़छाड़, यहाँ तक कि व्यंग्य भी ऐसे माध्यम हैं जिनके द्वारा हम अपनी विशिष्टता को व्यक्त करते हैं, जबकि सामाजिक मानदंडों के भीतर ही रहते हैं। अपने बौद्धिक जीवन भर मैंने यह खोज की कि मनुष्य संस्कृति और आधुनिक समाज की बड़ी शक्तियों के बीच कैसे संबंध बनाता है, बातचीत करता है और अपनी पहचान व्यक्त करता है। मैंने खुद को किसी एक विषय तक सीमित नहीं रखा। मेरा काम समाजशास्त्र, दर्शन, कला और नैतिकता तक फैला। अब मैं आपको अपने प्रमुख कार्यों के माध्यम से ले चलता हूं जो मेरी सोच के विकास को दर्शाते हैं। 1. सामाजिक विभेदन पर ऑन सोशल डिफरेंशिएशन 1890। यह मेरी समाजशास्त्र में पहली बड़ी प्रविष्टि थी। जैसे जैसे समाज जटिल होता है, व्यक्ति भूमिकाओं और पहचान में विशिष्ट होता जाता है। यह स्वतंत्रता लाता है, लेकिन लोगों के बीच दूरी भी। 2. इतिहास दर्शन की समस्याएं, प्रॉब्लम्स ऑफ द फिलॉसफी ऑफ हिस्ट्री 1892। इतिहास में विशिष्ट और सार्वभौमिक के बीच के तनाव को मैंने जांचा। इतिहास अद्वितीय होता है, पर समझने के लिए अमूर्त सोच जरूरी होती है। मैंने दर्शन और इतिहास के बीच सेतु स्थापित करने की कोशिश की। 3. नैतिकता के विज्ञान का परिचय, इंट्रोडक्शन टू द साइंस ऑफ एथिक्स 1892-1833। नैतिकता मेरे लिए जीवन से अलग नहीं थी। मैंने दिखाया कि नैतिक मूल्य सामाजिक और सांस्कृतिक अभिव्यक्तियां हैं और वे ऐतिहासिक संदर्भों से प्रभावित होते हैं। 4. धन का दर्शन, द फिलॉसफी ऑफ मनी। 1900 पैसे को एक सामाजिक संस्था के रूप में समझा। यह व्यक्तिगत स्वायत्तता को बढ़ाता है, लेकिन रिश्तों को अमानवीय बना देता है। यह आर्थिक समाजशास्त्र का केंद्रीय ग्रंथ बना। 5. महानगर और मानसिक जीवन, द मेट्रोपोलिस एंड मेंटल लाइफ 1903। मैंने देखा कि शहर की गति, शोर और गुमनामी आधुनिक सोच को कैसे आकार देती है। ब्लासे दृष्टिकोण और नई रचनात्मकता के उभरने को समझाया। 6. समाजशास्त्र, समाजीकरण के रूपों की जांच, सोशियोलॉजी, इन्वेस्टिगेशंस ऑन द फॉर्म्स ऑफ एसोसिएशन 1908। मैंने समाज को एक स्थायी संरचना के बजाय बातचीत का जाल माना। सहयोग, संघर्ष, गोपनीयता, अधीनता जैसे रूपों पर केंद्रित रहा। 7. रेम्ब्रांट, कला दर्शन पर एक निबंध, रेम्ब्रांट, एन एसे इन द फिलॉसफी ऑफ आर्ट 1916। कला को आत्म अभिव्यक्ति के रूप में देखा। रेम्ब्रांट के माध्यम से मैंने प्रतिभा, आत्मा और शैली की खोज की। 8. जीवन का दृष्टिकोण, 4 पारलौकिक निबंध, द व्यू ऑफ लाइफ 1918-1919। जीवन पर मेरे अंतिम और सबसे गहरे विचार। इसमें मृत्यु, भाग्य, व्यक्तित्व और स्वतंत्रता की खोज की। जीवन निरंतर प्रवाह और विरोधाभास है। हालांकि मुझे हमेशा वह संस्थागत समर्थन नहीं मिला जो दूसरों को प्राप्त हुआ, फिर भी मुझे इस बात पर गर्व है कि मैंने आधुनिक समाजशास्त्रीय चिंतन की नींव रखने में योगदान दिया, विशेष रूप से संस्कृति, व्यक्तित्व, शहरी जीवन और प्रतीकात्मक अंतःक्रिया के अध्ययन में। समाज को समझने के लिए हमें केवल इसकी संरचनाओं को ही नहीं, बल्कि इसके तालमेल, विरोधाभासों और क्षणिक अर्थपूर्ण पलों को भी देखना सीखना होगा। कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और भविष्य की सूचनाओं के लिए बेल आइकॉन दबाएं। तोदा रब्बाह वे योम तोव।